हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12th जेई एंड नीट एग्जाम्स आल्सो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी जो खासियत क्या है कि इस चैप्टर्स में आप देखोगे तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, और अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होगा तभी जो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है और ये बोर्ड के एग्जाम से या जेईई नीट एग्जाम से बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले जो अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो सॉल्यूशन आप बेसिकली देखोगे कि दो टाइप के होते हैं। एक होमोजीनियस सॉल्यूशन which is also called as the true solution and the another is called heterogeneous solution. Homogeneous means same phase, homo means same और genius मतलब phase, जेनरा। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में रहते हैं और उनको आपस में मिक्स करने के बाद उनमें कोई क्लियर डिफरेंशिएशन, कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे सॉल्यूशन को होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसा मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग। इस तरीके के सॉल्यूशन का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे वाटर में शुगर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, वाटर में जो सॉल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं, तो क्या शुगर या सॉल्ट जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। वाटर और शुगर या सॉल्ट ये सभी सेम फेज में पाए जाते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर। अगर हम लोग तो एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के गैसेज सब्सटेंसेस के मिक्सचर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के गैसेज होते हैं। तो अगर आप ये देखो तो ये गैसेज जो क्या आपको जो दिखाई पड़ते हैं एटमॉस्फेयर में? नहीं दिखाई पड़ते हैं, सभी सेम फेज में होते हैं। यानी कि ऐसे जो सब्सटेंस जो सेम फेज में होते हैं ये होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इस तरीके के सॉल्यूशन को देखते हैं तो इनमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, 10⁻12 मीटर से लेकर 10⁻9 मीटर का होता है। यानी कि कहने का मतलब जो क्या हुआ है कि अगर हम लोग तो इसके साइज की बात करते हैं तो इसका साइज 1 पिकोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के रेंज का होता है और ये इतना छोटा साइज होता है कि इनके पार्टिकल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं दूसरे तरीके के सॉल्यूशन की बात कर रहा था, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनियस का मतलब होता है फेज, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट फेज में होते हैं, उनमें हम लोग डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऐसे जो सॉल्यूशन को हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इवन आफ्टर मिक्सिंग। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद भी इनमें जो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, है ना। ऐसे सॉल्यूशन को हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरीके के सॉल्यूशन का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो आप देखो क्लियरली ध्यान से देखो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्मोक के पार्टिकल्स होते एयर में दिखाई पड़ते हैं। जब कोई हैवी व्हीकल चलता है सड़क पर या जो आंधी आती है तो डस्ट पार्टिकल भी हमको एयर में साफ साफ दिखाई पड़ते हैं कि नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे अगर आप मिल्क में देखो तो मिल्क में जो ऑयल ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं, या वाटर में जो अगर हम लोग केरोसिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, कोई भी जो ऑयल जो अगर थोड़ा सा ड्रॉप करें, उसमें डिप करें, तो हमको दिखाई पड़ता है साफ साफ डिफरेंशिएशन कि ये ऑयल है और ये वाटर है। तो इनमें जो डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है, ये सब जो किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के। अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज देखा जाए तो होमोजीनियस सॉल्यूशन के कंपेयर में जो बड़ा होता है, यानी कि इसके पार्टिकल का साइज 10⁻9 मीटर से लेकर 10⁻6 मीटर के ऑर्डर का या इससे बड़ा हो सकता है। 10⁻6 से भी बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब 10⁻5, 10⁻4, 10⁻3 इस मीटर का, इस रेंज का हो सकता है। अगर आप देखते हो तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन दो तरीके का होता है। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा होता है सस्पेंशन। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 10⁻9 मीटर से लेकर 10⁻6 मीटर का, यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोन मीटर के रेंज का होता है। जो हमारी जो आइज होती है, बहुत अच्छी जो आइज जिसको कहा जाता है, आई की सेंसिटिविटी जो 10⁻6 मीटर तक होती है। एक बहुत हेल्दी पर्सन की आइज की सेंसिटिविटी 10⁻6 मीटर की होती है। एक बैक्टीरिया का साइज
10⁻⁶ मीटर से भी छोटा होता है। अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं तो जैसे मिल्क हो गया, गम्स हो गए, स्टार्च हो गया, बटर हो गया, जेम्स हो गए, जिलेटिन हो गया, स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स होता है एयर में हो गए, ये सब सारे के सारे जो थे किसके एग्जांपल हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज 10⁻⁶ मीटर से अधिक होता है। 10⁻⁶ मीटर से अधिक होता है कहने का मतलब जो क्या होगा कि 10⁻⁵ मीटर होगा, 10⁻⁴ मीटर, 10⁻�3 मीटर, इस रेंज का होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉल्यूशन में क्लियरली दिखाई देते हैं, एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं, हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो अगर वाटर में हम लोग सैंड पार्टिकल को डिजॉल्व कर देते हैं, या वाटर में अगर हम लोग देखें चॉक के पार्टिकल को डिजॉल्व कर देते हैं, या वाटर में जो है सॉइल को जो है डिजॉल्व कर देते हैं, तो हमको सैंड के पार्टिकल्स, चॉक के पार्टिकल्स, है ना, सॉइल के पार्टिकल्स, ये सब क्लियरली दिखाई पड़ते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में जो है स्टडी करेंगे, हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जो है स्टडी करेंगे, और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में जो है स्टडी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में करेंगे। ठीक है ना? सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, इस चैप्टर में केवल हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, सिर्फ इसके और इसके बारे में स्टडी करेंगे। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में स्टडी हम लोग किस में करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में करेंगे। ओके, तो मैं आगे जो ले चलता हूं और आगे पढ़ाता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं कि होमोजीनियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ये जरा देखें। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या हुआ? दो या दो से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6, 10, 20, इनफाइनाइट भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नंबर हो सकता है। तो दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप की सब्सटेंसेज, केमिकल सब्सटेंसेज का ऐसा मिक्सचर जिसमें केमिकल सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसके डिफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इसकी डिफिनेशन, जरा देखें आप लोग। इट इज होमोजीनियस mixture of two or more than two different kind of chemical substances which chemically do not react with each other is called true solution, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहली बात देखिए कि जो है इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट को अगर मिक्स करते हैं तो इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहेगा। हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे मिक्सिंग के बाद कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, दोनों सेम फेज में होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वाटर में हम लोग शुगर मॉलिक्यूल्स को या सॉल्ट को जो है ऐड कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, तो क्या शुगर के मॉलिक्यूल्स बच्चों दिखाई पड़ता है क्या वाटर में? नहीं दिखाई पड़ता। क्या सॉल्ट डिजॉल्व होने के बाद वाटर में दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता है। आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इनर्ट गैसेज।
कहीं आपको जो है नेकेड आई से दिखाई पड़ता है बेटा? नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सभी सेम फेज में होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सेम फेज में। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 2 और मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। ये देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। तो दूसरी कंडीशन है कि 2 कम से कम अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होने चाहिए। जैसे अगर मैं जो है एथेनॉल में एथेनॉल को मिलाता हूं तो ये सेम सब्सटेंस हुआ बेटा, इट इज नॉट मिक्सचर। अगर मैं वाटर में वाटर को मिलाता हूं तो ये जो है मिक्सचर नहीं है, इट इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन। ओके ना, ये मिक्सचर कहलाएगा ही नहीं, ये सॉल्यूशन कहलाएगा ही नहीं। तो कम से कम जो है 2 अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होने चाहिए। जैसे जो है वाटर में मैंने शुगर मॉलिक्यूल को मिला दिया, वाटर में मैंने जो है एथिल अल्कोहल को मिला दिया, वाटर में जो है मेथिल अल्कोहल को जो है मिला दिया। तो अलग अलग जो है 2 कम से कम अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होने चाहिए, और 2 से अधिक भी सब्सटेंसेज हो सकते हैं, और वो नंबर ऑफ सब्सटेंसेज अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ओके। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। केमिकली डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। इसका मतलब जो है क्या हुआ, अगर सब्सटेंस को आपस में जो है मिक्स करने के बाद ये आपस में केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं तो फिर ये जो है ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हम लोग चीनी को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा जो है क्या उसका कलर चेंज हो जाता है क्या? रेड कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, ऐसा कुछ होता है बेटा? नहीं होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अगर शुगर मॉलिक्यूल्स को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या वाटर में डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेस्ट जो है क्या सॉर टेस्ट, बिटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मीठा टेस्ट ही होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि शुगर जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, नहीं वाटर जो है शुगर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों सब्सटेंसेज आपस में केमिकली रिएक्ट करते, इनका कलर चेंज हो जाता, इनका टेस्ट कोई चेंज हो जाता, तो हम लोग कहते कि इनका आपस में केमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल, जैसे वाटर में अगर हम लोग सॉल्ट को जो है डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होने के बाद जो है कैसा रहता है? वही कलर, कलर में कोई चेंज नहीं होता। फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी। ऐसा नहीं होता है कि सॉल्ट को हम लोगों ने डिजॉल्व किया और पता चला कि मीठा जो था सॉल्यूशन हो गया, बिटर सॉल्यूशन हो गया, खट्टा सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से नहीं होता है ना। यानी कि वाटर ने सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं किया और सॉल्ट ने भी जो था वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं किया। जैसे आप देखो, हम लोग तो इस कमरे में हैं और इस कमरे में एयर है और एयर में जो है डिफरेंट गैसेस कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। तो क्या आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं और हम लोग तो पानी में भीग रहे हैं बेटा? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे जो आप देखो, क्या अमोनिया की स्मेल आ रही है क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहा है और हम लोग तो सफोकेशन फील कर रहे हैं? नहीं। अगर ये आपस में रिएक्ट करते तो फिर ये ट्रू सॉल्यूशन होते ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है कि ये आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ओके ना। तो फिर से आप देखो, होमोजेनियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि सेम फेज में पाए जाने वाले सब्सटेंस, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेज which chemically do not react with each other is called true solution या homogeneous solution। अब अगर हम लोग देखें बेटा तो ये देखेंगे किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में जो है 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, और मैं किस तरीके के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ? होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन या मिक्सचर वर्ड यूज करता हूँ तो केवल ट्रू सॉल्यूशन के लिए, होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहा हूँ। ये बात आप ध्यान रखना। हेट्रोजीनियस होता है सॉल्यूशन, ये वर्ड जो है दिमाग से जो है निकाल देना। तो जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आप देखोगे 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक जो कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट बाय मास या वेट पाया जाता है, जो ग्रेटर अमाउंट बाय मास या वेट पाया जाता है, जिसका मास या वेट अधिक होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये देखो, हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास या वेट। प्यारे बच्चों, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मास और वेट दोनों एक ही चीज़ है केमिस्ट्री में। चाहे आप जो तो मॉलिक्यूलर मास बोलो, चाहे मॉलिक्यूलर वेट बोलो, एटॉमिक मास बोलो, चाहे एटॉमिक वेट बोलो, इक्विवेलेंट मास बोलो, चाहे इक्विवेलेंट वेट बोलो। तो मास और वेट वर्ड जो है एक ही है। जो है ये मास अपॉन वेट नहीं है बेटा, मास और वेट है। ठीक है ना? आए समझ में?
फिजिक्स में जो था मास और वेट में अंतर होता है बेटा, लेकिन केमिस्ट्री में जो था मास और वेट एक ही बात होती है। तो जो भी जो था सॉल्यूशन में जो था लार्जर अमाउंट बाय मास या वेट पाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखोगे ये जो सॉल्वेंट होता है ये किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा एक सिंगल कंपोनेंट होता है। तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑलवेज अ सिंगल का मतलब वन कंपोनेंट, ये केवल एक ही संख्या में होगा, यह नंबर में केवल एक ही होगा बेटा, एक से अधिक कभी नहीं हो सकता है। और ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट ऐसा नहीं कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से किसी भी फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स। तीनों फिजिकल स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, जी का मतलब गैस, तीनों में से किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है।